अच्छा, ये स्लाइड जो है ये इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस की स्लाइड्स है फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए स्पेसिफिकली। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं और क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस की डेफिनेशन और उसको क्यों ज़रूरी है करना और कैसे करना है, इसके अलावा रेफरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि रेफरल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक मेथड है जिसके थ्रू आप एक डिजीज़ या बॉडी डिसफंक्शन एक इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है, आप उसमें डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है, या पता लगा सकते हो। तो स्क्रीनिंग ज़्यादातर फिजिकल थेरेपी में हम लोग सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। अगर एक बंदा आपके पास आया है, हो सकता है उसे न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल की जगह कोई और पेन हो। हमारा जो मेन डोमेन है जिसमें हम लोग ज़्यादातर ट्रीटमेंट करते हैं वो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है, ठीक है। तो हो सकता है कि बंदा आया उसे कोई और मसला हो, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल हमारे डोमेन से बाहर, तो हमने फिर रेफरल करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब तक हम स्क्रीनिंग करेंगे तो स्क्रीनिंग के थ्रू हमें पता चलेगा, ठीक है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अप्रोप्रिएट पेशेंट फॉर फिजिकल थेरेपी। हमारे जो पेशेंट हो वो हमारे ही जो कंडीशन हम ट्रीट करते हैं उसी के रिलेटेड हम ट्रीट करें, ठीक है। तो हमारे जो मेडिकल स्क्रीनिंग है उसमें मेजर पार्ट कैंसर हम लोग डायग्नोस करना होता है कि कैंसर को हम लोग स्क्रीन आउट कर सकें। रीजंस फॉर मेडिकल स्क्रीनिंग क्या है? डायरेक्ट एक्सेस, क्विकर एंड सिकर, साइंड प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा प्रोग्रेशन ऑफ टाइम एंड डिजीज़। ये सारे अब एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट एक्सेस, हमारे पास या हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो हमारे पास आके डायरेक्ट हमसे ट्रीटमेंट ले सके, हमसे जो है एग्जामिनेशन और ये सब कुछ ले सके, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट फिजिशियन के अलावा जो है हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं। वो समझते हैं कि हो सकता है फिजिकल थेरेपिस्ट की कंडीशन हो। वो जब आ जाते हैं तो हमें इसलिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि हम लोग रूल आउट कर सकें कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो कि हमारे डोमेन से बाहर की है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट्स को लेट सपोज पहले शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर हुआ हो, तो वो आया हो, फिजिकल थेरेपी की हो, उसको पेन ठीक हो गया हो, अगली बार वो डॉक्टर के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, उसे कहते हैं यार मुझे पहले भी इधर शोल्डर में पेन हुआ था, फ्रोज़न शोल्डर था, फिजिकल थेरेपिस्ट ने ठीक कराया है। तो डॉक्टर जो है उसे देखे बगैर कह देता है ठीक है आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाओ, ठीक है, साइड प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। तो आपके पास पेशेंट आ जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने तो उसे नहीं देखा, फिजिशियन है, हो सकता है शोल्डर पेन किसी और वजह से हो, कोई और मसला हो, एंजाइना हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो आपने जो है स्क्रीनिंग करनी होती है। उससे आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछो, आपके पास आ गए हैं, आप उसे पूछो क्या आपने फिजिशियन के पास गए थे, क्या आपको डॉक्टर या फिजिशियन ने एग्जामिन किया कि नहीं, ठीक है। तो ये केस दिया हुआ है, डॉक्टर को कहता है पेशेंट के मेरे पास, मैं डॉक्टर को कॉल पे कहता है पेशेंट के यार मुझे ये मसला है, मैं पहले भी सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट के पास गया था, उसने मुझे ठीक कर दिया था। वो किसी और चीज़ का मसला होगा, लेग्स में कोई और पेन होगा, कुछ और प्रीवियस पेन हिस्ट्री वो देगा, ठीक है। डॉक्टर कहता है अच्छा, तो डॉक्टर से पूछता भी आपको वही मसला हो, कहता है हाँ। तो डॉक्टर से कहता है ठीक है आप चले जाए। जबकि वो पेशेंट जब फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आता है तो देखते, जब फिजिकल थेरेपिस्ट देखता है तो उसके पास उस पेशेंट के दोनों लेग्स में बायलैटरल पेन होता है, साथ ही स्वेलिंग होती है, चेस्ट पेन भी होता है और बीपी लो होता है। तो ये जो है ये कोई सिस्टेमिक कंडीशन है, ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है स्क्रीनिंग करके जो है गुड आइडियाज़ टू कॉल, उनको ब्रीफ रिपोर्ट दो, कंप्लीट रिपोर्ट दे दो, उनको बता दो कि इसको ये कंडीशन है, तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि मैं क्या करूँ, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसके साथ, ठीक है। इसके अलावा अब तीसरी जो रीज़न है स्क्रीनिंग की वो मेडिकल स्पेशलाइजेशन है। आजकल स्पेशलिटीज़ बहुत आई हुई है। तो लेट सपोज जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन एक अलग है, इस तरह कार्डियोवास्कुलर सर्जन, इस तरह काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक बंदा चला जाता है, पेशेंट चला जाता है उसके पास जनरल फिजिशियन के पास, उस पेशेंट को होता है कार्पल टनल सिंड्रोम दोनों हाथों में। वो जनरल फिजिशियन को लगता है कि ये जो है ऑर्थोपेडिक का रोल है, वो उसके पास भेज देता है, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है कहता है कि जाओ आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, सही है। एक्यूपंक्चर के लिए भी वो बंदा जा रहा होता है, एक्यूपंक्चर वाला बंदा देखता है जब वो, तो वो कहता है कि यार ये तो कोई और रीज़न है, क्योंकि बायलैटरल है तो ये कुछ और हो सकता है। तो वो जो है उसकी ट्रीटमेंट कर रहा होता है, साथ ही साथ वो पेशेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट को बताया है। फिजियोथेरेपिस्ट जब देखता है तो उससे भी थोड़ा शक होता है कि ये तो बायलैटरल है। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप किसी और के पास गए हो ट्रीटमेंट के लिए, तो कहता है हाँ एक्यूपंक्चर के पास गया था और वो मुझे ट्रीट कर रहा है लिवर डिजीज़ के लिए, ट्रीटमेंट जो है इंडिकेटेड फॉर लिवर डिजीज़, ठीक है। तो जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ये जो है
इसकी बॉडी में जो है लिवर की कंडीशन है जिसकी वजह से जो है सही से ब्रेक डाउन नहीं हो रही, यूरिया लेवल ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से जो है नर्व्स जो है वो इफेक्ट हो रही है, पेरिफेरल नर्व फंक्शन। तो पता चलता है कि ये लीवर की डिजीज़ है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है जब स्टार्ट में ट्रीट कर रहा होता है उसे पता चल जाता है कि इससे तो ठीक नहीं हो रहा, उसे ये भी पता चल जाता है कि वो जो स्पेशलिस्ट था उसने इसकी सही से रूटीनली एग्जामिनेशन नहीं की, स्क्रीनिंग नहीं की सिस्टमिक कॉज को। तो वो जो है फिर क्या करता है, वो बता देता है उस थेरेपिस्ट को, कॉल ऑर्थोपेडिक सर्जन को कॉल करके कि यार ये जो आपने जो पेशेंट भेजा था इसको तो ये प्रॉब्लम्स है और मुझे लगता है कि ये इससे लिवर की डिजीज़ है, क्योंकि मैंने पढ़ा था, आई रिकॉल इट फ्रॉम माई नॉलेज कि ये लिवर की डिजीज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या मैं इसे आपके पास वापस भेज दूँ? तो वो फिजिशियन को कॉल करता है, सॉरी, तो फिजिशियन उसको देखता है तो फिर बाद में पता चलता है कि हाँ वाकई लिवर की डिजीज़ थी। तो इसलिए देखिए ये मेडिकल स्पेशलिटी का ये इन्होंने रीज़न दी हुई है कि मेडिकल स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होगी, इसकी वजह से ये होता है। तो ये एक रीज़न है स्क्रीनिंग की, ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ टाइम एंड डिजीज़, लेट सपोज एक बंदे को एक सिस्टेमिक डिजीज़ है लेकिन स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं होते, जब डिजीज़ सिवियर हो जाती है सिम्टम्स आ जाते हैं। स्टार्ट में वो जब गया किसी ट्रीटमेंट के लिए तो फिजिशियन ने रेफ़र कर दिया फिजिकल थेरेपिस्ट के पास, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आ गया और जब फिजिकल थेरेपिस्ट ज़्यादा आया उन दिनों में जो है उसके सिम्टम्स ज़्यादा होने शुरू हो गए डिजीज़ के। तो इसलिए रोज़ाना स्क्रीनिंग ज़रूरी है। क्विकर एंड सिकर, आजकल जो ऑल हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो उसके लिए लोगों को जो है ना ज़्यादा जल्दी फारग कर दिया जाता है आईसीयू और इन जगहों से, ठीक है। तो इस वजह से थेरेपिस्ट के पास अगर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आ रहा है तो थेरेपिस्ट को सिस्टमिक डिजीज़ के लिए हर वक्त होशियार रहना है कि कोई रेड फ्लैग उनके सामने ना आ जाए। रेड फ्लैग आए तो डायरेक्ट उसे रेफ़र करना चाहिए। सिकर, इसमें ये बात की गई है कि पेशेंट जो ज़्यादातर एक्यूट केयर में होते हैं, ये रिहेबिलिटेशन आउट पर क्लिनिकल सेटिंग में जो आते हैं तो उनको जो है ये कंडीशंस हो सकती है। तो आपने पेशेंट को एज अ होल देखना है, ना कि उसके एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रीट करना है, ठीक है। लेट सपोज जैसे कार्पल टनल की एग्जांपल थी, कार्पल टनल को सिर्फ ट्रीट नहीं करना, उसको पूरा एज अ होल देखो कि कोई मसला तो नहीं जिस वजह से आ रहा है। पेशेंट क्लाइंट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब कोई छुपा राज बताना, ठीक है, कोई बात बताना। तो पेशेंट ऐसे होता है कभी कभार फिजिशियन के पास चले जाते हैं, फिजिशियन को सही से वो बात नहीं बताता, फिजिशियन को लगता है कि हो सकता है फिजिकल थेरेपिस्ट की प्रॉब्लम हो, जाके फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जब चले जाता है पेशेंट तो पेशेंट जो है उसको फिजिकल थेरेपिस्ट को अगर ज़्यादा कुछ बता दे तो फिजिकल थेरेपिस्ट को कोई नई बात पता चल जाए कि हाँ इसको तो ये मसला भी है, तो इसके थ्रू भी जो है अनरिपोर्टेड या अननोन रह जाए तो फिर वापस रेफरल करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अब रेड फ्लैग्स और येलो फ्लैग्स, येलो फ्लैग किसे कहते हैं, कोई ऐसा आपको सिम्टम या वार्निंग साइन नज़र आ गया है कि जिसकी वजह से आपको एकदम से रुक जाना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि यार ये साइन ऐसा आ रहा है, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम का था, दोनों हाथों में कार्पल टनल था, तो येलो फ्लैग एक किस्म से कि यार मुझे सोचना चाहिए इसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। जबकि रेड फ्लैग क्या होता है, रेड फ्लैग जो है ऐसा साइन सिम्टम आपको शो हो जाना कि जो कि डायरेक्ट कहे कि नहीं ये मेरा रोल नहीं है, इसको मैंने डायरेक्ट जो है भेजना है और इसको इमरजेंसी या इमीडिएट केयर चाहिए, तो ये रेड फ्लैग कहलाता है, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकती है ये आप सारे देख लीजिए, सारे के सारे जो है रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह येलो फ्लैग्स में डिप्रेशन आ गया, ठीक है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा ऐसा पेन जो कि जिसकी कोई ऑर्गेनिक काज ना हो, जैसे कि किसी काम से बचने के लिए एक पेशेंट जो है कहता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, जबकि असल में उसे होता नहीं है, तो ये मैलिंगरिंग कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसके अलावा अब पढ़ते पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपने उसे पूछनी है जब भी आपने स्क्रीनिंग कर रहे हो कि आपको क्या हिस्ट्री ऑफ कैंसर तो नहीं थी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, क्योंकि इन्फेक्शन के रिलेटेड भी जो है ना काफ़ी कंडीशंस हो सकती है पोस्ट इन्फेक्शन। रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, या कोई ड्रग तो यूज़ नहीं कर रहे। रिस्क फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो कि आपने देखने हैं, सब्सटेंस यूज़ हो गया, टोबैको यूज़ हो गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एज, ओबेसिटी, जेंडर, डोमेस्टिक वायलेंस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ऐसी कौन सी कंडीशन के साथ सिम्टम्स का पेशेंट आ जाए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी हो कि जिस पे आपको स्क्रीन आउट करके रेफरल कर देना चाहिए, कोई ऐसी जिसकी कॉज आपको मालूम नहीं हो रही, इंसीडियस ऑनसेट हो, साथ ही साथ ऐसी साइक्लिक प्रेजेंटेशन हो कि कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम, या इसके अलावा वेट लॉस, वेट गेन हो जाए, इसके अलावा पोजीशन और रेस्ट से जो है रिलीफ नहीं हो रहा पेन, इसके अलावा अनरिलेटेड बाय फिजिकल थेरेपिस्ट इंटरवेंशंस, इसके अलावा टाइम से ज़्यादा वो ले रहा है मतलब टाइम से ज़्यादा
वो ले रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोइंग मास हो या सिम्टम्स को हम लोग जो है अल्टर ना कर सके ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अच्छा, पोस्ट मेनोपाजल वेजाइनल ब्लीडिंग भी इसमें आ सकती है, इसको भी आपने देखना है कि ये भी एक किस्म से येलो फ्लैग है या रेड फ्लैग है, जो भी है। अच्छा, बायलैटरल सिम्टम्स में एडीमा हो सकता है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग, क्लबिंग, स्किन रैश हो गया, चेंज इन मसल टोन और रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो ये भी ख़तरनाक है, येलो फ्लैग्स एक किस्म से है। बैक और शोल्डर पेन, पेन विद फुल एंड पेनलेस स्लीप, रेंज ऑफ मोशन, ये सारी जो है ये सारे आई थिंक येलो फ्लैग्स है। इन्होंने इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसमें स्लाइड्स में। एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स, ये भी जो सब साइंस एंड सिम्टम्स है ये भी सारे एक किस्म से येलो फ्लैग्स है। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू एंड, आखिर में पूछना है कि कोई ऐसा और कोई सिम्टम्स तो नहीं आपकी बॉडी में इस कंडीशन के अलावा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, हो सकता है कोई और मसला हो। अब डिजीज़ प्रिवेंशन में फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या रोल है, हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है, प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब एक बंदे को डिजीज़ नहीं है अभी, लेकिन उस जगह पे लेट सपोज कहीं पे डिजीज़ है और उस डिजीज़ जगह में हम लोगों लेट सपोज एक जगह पे कोरोना वायरस फैल रहा है, तो मैं पेशेंट से कह दूँ उसे अभी कोरोना वायरस नहीं हुआ, मैं उसे कह दूँ कि आपने एहतियात करना है, तो ये सब कुछ करना है। एजुकेशन में उसे दूँ रिस्क फैक्टर एजुकेशन रिडक्शन का कोशिश करें, तो ये सब जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। मतलब डिजीज़ नहीं है और उसको पहले से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ख्याल कर रहे हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में लेट सपोज उसे कोरोना वायरस हो जाता है, हम मुझे बताते हैं आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, इससे लेट सपोज कोरोना वायरस अगर ठीक होता है तो उसको डिसेबिलिटी से बचाने के लिए हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्शियरी प्रिवेंशन जो है हम लोग उसको ऐसे तरीके बताए जिसके थ्रू जो है उसको लेट सपोज एक डिजीज़ से डिसेबिलिटी हो गई है, लेकिन इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम उसी तरीके बताएं, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है। अच्छा, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे अब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्नोज और डायग्नोसिस में क्या फ़र्क है। डायग्नोज उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसको डायग्नोसिस कहा जाता है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक पेशेंट आया साइंस एंड सिम्टम के साथ, आप ये जानना चाहते हो कि इसको क्या मसला है, तो जो आप जानने के लिए जो आप प्रोसेस करोगे, आप जो एग्जामिनेशन वो सब कुछ करोगे, वो सारा डायग्नोजिंग का तरीका है। ठीक है, और फिर आपके पास एक एंड में रिजल्ट आ जाता है जिसको डायग्नोसिस कहा जाता है। डायग्नोसिस में प्रोसेस भी आ सकता है और साथ ही साथ रिजल्ट भी, जबकि डायग्नोज करना उस प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ डायग्नोसिस इज़ अ लेबल, वही मतलब जो आपके पास रिजल्ट आया, लेट सपोज इस बंदे को मैं कह देता हूँ फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर क्या हुआ, एक लेबल हुआ जो कि जैसे आप लेबल को जैसे ही सुने कि फ्रोजन शोल्डर है, आपको एकदम पता चल जाता है इसको क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, सिंड्रोम वगैरह, तो डायग्नोसिस इसे कहा जाता है। अब फिजिकल थेरेपी डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में पता है। मेडिकल डायग्नोसिस किस बेसिस पे की जाती है, सेल्यूलर स्टेट को देखते हैं कि उधर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे डायग्नोसिस की जाती है मेडिसिन में। ठीक है, जबकि फिजिकल थेरेपी कैसे डायग्नोसिस करता है, किस मॉडल की बेसिस पे, डिसेबलमेंट, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी के मॉडल पे। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसे कहा जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है जब दो डिजीज़ के एक जैसे साइंस एंड सिम्टम्स हो और आप डिफरेंशिएट करना चाहें कि इसको कौन सी वाली कंडीशन है इन दोनों में से, तो वो जो स्टेप है और उसके थ्रू जो आप डायग्नोज करते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये भी वही बात की गई है, लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस। अच्छा, अब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि इस बंदे को ये वाली कंडीशन है, ये वाली है, दो कंडीशंस एक जैसी है और आपके पास साइंस एंड सिम्टम का पेशेंट आ गया, तो आपने जो है कैसे कैटेगराइजेशन करनी है। सबसे पहले जो है जो उसको प्राइमरी साइंस एंड सिम्टम्स है उसको आप लिख लो, फिर जो है सेकेंडरी क्लिनिकल फीचर्स भी देख लो क्या है, उसके बाद जो प्राइमरी फीचर्स जो थे उसको जो साइंस एंड सिम्टम के साथ प्राइमरी साइंस एंड सिम्टम के साथ आया था, देखो क्या इसके साथ कौन कौन सी डिजीज़ रिलेट करती है। ठीक है, उन डिजीज़ सारों के नाम लिख दो जो जिसमें वो साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। साथ जो है फिर सेकेंडरी सिम्टम्स को देख के बाकी को रूल आउट कर लो, बाकी कंडीशंस को। ठीक है, और आखिर में आपके पास जो आ जाएगी 1 2 3 नंबर पे जो डायग्नोसिस की जो डिजीज़ आ जाएगी, तो उनमें से देखो कौन सी आपको लगता है कि ठीक है, कौन सी नहीं है, तो रैंकिंग और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन करते जाओ, तो इसके थ्रू आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाती है। पर्पस ऑफ डायग्नोसिस क्या होता है,
पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस ये है कि आपके पास जब लेट सपोज एक चीज़ का पता है कि आपको इसको ये कंडीशन है, तो आप फिर ट्रीटमेंट भी सही से कर सकोगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन स्ट्रेटजी के लिए आपके पास डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर एक डायग्नोसिस आपने कर ली है, लेट सपोज उसे पता चल गया कि कैंसर है, तो आप उसे रूल आउट रेफ़र कर सको, तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें ये बात की गई कि फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो क्वालिफाइड है कि वो डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन प्राइमरीली रिगार्डिंग टू न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, ठीक है, और उनको करना भी चाहिए। और इसके अलावा अपने स्टेट प्रैक्टिस, अपनी जो मुल्क है उसके जो प्रैक्टिस एक्ट्स है उसकी बेसिस पे आप चले, ठीक है। अच्छा, तो आप अपने पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे, मतलब एक पेशेंट की जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे, क्लाइंट की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन करनी है, फिर एवेल्यूएशन पे डायग्नोसिस पे आ जाना है, प्रोग्नोसिस और इंटरवेंशन अपनी सब कुछ जो है करनी है। ये अब डिटेल टॉपिक है, सही है। तो इधर भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैंने बताया कि सबसे पहले आप पेशेंट को एग्जामिन करते हो और इवेल्यूएट करते हो इसका क्या मसला है। अगर हमारा मसला है तो डायग्नोसिस, अगर हमारा मसला है तो हम लोग डायग्नोस करते हैं और फिर ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशन और आउटकम्स पे ये देखते हैं। अगर हमारा नहीं है तो डायरेक्ट रेफ़र कर देते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं किसी डॉक्टर से, ठीक है। ऑटोनोमस प्रैक्टिस, हाँ, ऑटोनोमस किसे कहते हैं कि खुद मुख्तार है किस्म से, कि अपनी मर्ज़ी से आप कुछ कर सको, सेल्फ गवर्निंग, नॉट कंट्रोल बाय अदर्स। तो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो ऑटोनोमस प्रैक्टिस कर सकते हो, वो खुद अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद अपने लिए डायग्नोसिस और ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ कोलेबोरेशन अगर कोई इनका करना चाहिए, कोई इनसे कुछ पूछना चाहे, कम्युनिकेशन करना चाहे, तो उनसे करनी चाहिए, उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऑटोनोमस प्रैक्टिस के क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या खसूसियात हैं। इसकी खसूसियात ये है कि डायरेक्ट और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। कोई पेशेंट के पास अगर कोई फिजिकल थेरेपिस्ट के पास अगर कोई पेशेंट आना चाहे तो वो इजीली आ सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए और अदर प्रोफेशनल्स, उनको फिजिकल थेरेपिस्ट एक पेशेंट रेफ़र कर सकता है, ये एबिलिटी होनी चाहिए अगर ऑटोनोमस आप अपने आप को कहना चाहते हैं। इसके अलावा आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जब चीज़ें आप कर सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस ऑटोनोमस है, और ये होती है इस तरह, हम लोग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होगी, रिस्क फैक्टर असेसमेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ देखना है आपने। इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स देखने के, कोई सिस्टमिक डिजीज़ है कि नहीं, फिर रिव्यू ऑफ सिस्टम्स करना और फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है, डिसीजन करते वक्त। तो सिस्टम्स रिव्यू और रिव्यू ऑफ सिस्टम किसे कहा जाता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सिस्टम्स रिव्यू, अब आपके पास लेट सपोज बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, इस तरह GIT हो गया, अलग अलग सिस्टम्स है ना, नर्वस सिस्टम हो गया। तो सिस्टम्स रिव्यू का मतलब है कि एक सिस्टम को आप रिव्यू करें, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी एक साथ पड़ जाते हैं ना, कार्डियो रिस्पिरेटरी जिसरा हो गया। तो इस सिस्टम को आप रिव्यू करें तो इसको कहते हैं सिस्टम रिव्यू। और रिव्यू ऑफ सिस्टम्स किसे कहा जाता है, जब आप स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो है हर एक सिस्टम को देखते हैं कि किसी कंडीशन की भी बीमारी हो, किसी सिस्टम की बीमारी हो सकती है ना, तो आप जब सारे सिस्टम्स को देखते हैं तो उसे रिव्यू ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है। अब इधर ये एक एग्जांपल दिया, वैसे के साथ ये स्लाइड्स ख़त्म हो गई।